Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of World Heritage Sites. तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इसमें जो कौन कौन सी इंडिया की नई साइट्स इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में कि रमप्पा टेम्पल जो आपका तेलंगाना में है और धोलावीरा जो साइट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, तो वो दोनों साइट्स इंक्लूड करी गई हैं। एंड इनको इंक्लूड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट के जो अंदर है वो आपकी 40 हो गई हैं। एंड इंडिया अब 6th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो इस कंटेक्स्ट में वी हैव लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स अंडर दिस टॉपिक। तो पहले जो हमारा लेक्चर होगा इसके अंदर जो मैं कंडक्ट करूंगा उसमें हम वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। सेकेंडली, क्या क्या इंडियन साइट्स आज तक इंक्लूडेड हैं, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन सी साइट सबसे पहले इंक्लूड करी गई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक स्पेशल लेक्चर होगा रमप्पा टेम्पल के बारे में, जिसके अंदर क्या क्या डायनेस्टीज, क्या क्या आर्किटेक्चर है, उसके साथ कौन कौन से लोग एसोसिएटेड थे, उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन विल बी डिस्कसिंग द धोलावीरा साइट। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी आपकी हड़प्पन साइट्स हैं, तो वो सब हम इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज अ 4 पार्ट सीरीज जिसके अंदर 4 लेक्चर्स होंगे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। सो वील बी कवरिंग दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच, आपका कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड करंट ओरिएंटेड डायमेंशन में। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर इन दिस सीरीज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सो मैंने आपको जैसे बताया था कि धोलावीरा इन गुजरात एज वेल एज आपका रमप्पा टेम्पल जो आपका तेलंगाना में है, इनको इंक्लूड करा गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करते हैं कि फर्स्टली व्हाट इज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी होती हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो होती हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट कन्वेंशन के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। एंड दीज साइट्स वेदर कल्चरल एज वेल एज नेचुरल, कुछ भी साइट्स हो तो दे ट्रांसेंड्स द यूनिवर्सल वैल्यू टू ह्यूमैनिटी। तो वो पास्ट की जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ह्यूमैनिटी का मैसेज पास करती हैं। एंड ये जो इनकी वैल्यूज हैं दे एग्जिबिट सम वैल्यूज। तो इसके 10 क्राइटेरिया भी माना जाते हैं, 10 क्राइटेरिया होते हैं। तो उसमें से अगर जो एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तब एक साइट को कल्चरल एज वेल एज नेचुरल उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। सो दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज। और अगर इसकी लिस्ट के बाद में बात करें कि आज तक टोटल कितनी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड करा गया है, सो मोर देन 1100 टू बी स्पेसिफिक, 1120 world heritage sites have been included. Out of this, over 800 are cultural, over 200 are natural, and 39 are mixed properties. Mixed properties मतलब that sites which exhibits the features of cultural as well as natural. अगर हम कंट्रीज के बारे में बात करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकते हैं कि इंडिया कौन से नंबर पे है, इंडिया से ऊपर कौन सी कंट्रीज हैं। तो इटली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अभी तक इंक्लूड करी गई है, टू बी स्पेसिफिक 57 है, फॉलोड बाय चाइना जिसमें 55 साइट्स हैं, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस एंड ऑन 6th नंबर इंडिया। तो जो 2 लेटेस्ट साइट्स को इंक्लूड करा गया है आपका रमप्पा टेम्पल और धोलावीरा के बाद इंक्लूड करने के बाद इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो इंडिया 6th नंबर पे है विद 40 साइट्स। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन के बारे में कि किस कन्वेंशन के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड करा गया है। तो ये जो कन्वेंशन आई थी ये 1972 में आई थी कन्वेंशन, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। एज आई सेड दैट इट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनेस्को इन 1972 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। इट्स फुल नेम इज कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ये इस कन्वेंशन का फुल नेम है। एंड जैसे इंस्टेड ऑफ लाइक आस्किंग अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, वो इसका कॉमन नेम है। जैसे आपका घर का नाम होता है, कॉमन नाम होता है, वो आपका घर का नाम है, ये इसका ऑफिशियल नाम है। एंड ये कन्वेंशन किस बैकग्राउंड में हुई थी, अडॉप्ट करी गई थी, मैंने आपको बताया था कि 1972 में तो अडॉप्ट करा गया था एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। बट किस बैकग्राउंड में आई थी, कब से डिबेट शुरू हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी डिबेट चल रहा था कि जो वर्ल्ड हेरिटेज है, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा लॉस हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज को, तो उसके बाद से काफी सारी कंसर्न्स आने लग गई थी कि यार वर्ल्ड हेरिटेज को हमको प्रोटेक्ट करना है। बट द ट्रिगरिंग इवेंट वाज कि इजिप्ट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्लान करा था अस्वान हाई डैम। तो इसको बिल्ड करने का इन्होंने प्लान करा था 1954, और ये डर लग रहा था कि अगर इसे बिल्ड करा देन इट विल फ्लड द सराउंडिंग एरिया एंड जो अबू सिंबल टेम्पल्स हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अस्वान हाई डैम, सो दे कैन आस्क दैट विच कन्वेंशन was adopted in the aftermath of this event। तो ऑल्दो वैसे 1954 में इवेंट हुई थी, उसके बाद से लेकिन ग्लोबल एजेंडा, यूनाइटेड नेशन के एजेंडा पे
ये आने लग गया था कि वर्ल्ड हेरिटेज को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये इवेंट थी आपकी ट्रिगर इवेंट थी। उसके बाद काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने स्टेप्स लिए एंड फाइनली इट कल्मिनेटेड इनटू 1972 जहां पे इस कन्वेंशन को अडॉप्ट करा गया था। और इस कन्वेंशन का अगर हम स्टेटस देखें तो आज तक कितनी स्टेट पार्टीज ने इनको अडॉप्ट करा है, तो 193 स्टेट पार्टीज हैड अडॉप्टेड दिस। दिस कन्वेंशन हैज बीन रेटिफाइड बाय 193 स्टेट पार्टीज एंड 189 आपके यूएन मेंबर्स है, 2 यूएन के ऑब्जर्वर स्टेटस है, होली सी एंड द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है। जब हमने इंटरनेशनल के कंटेक्स्ट में आपसे बात करी थी इजराइल और पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट के बारे में, तो ये बात आती है कि पैलेस्टीन का रिकॉग्निशन, कि पैलेस्टीन एक सेपरेट कंट्री है नहीं है, उसका यूनाइटेड नेशन का रिकॉग्निशन क्या है। तो यूनेस्को ने तो रिकॉग्नाइज करा हुआ है, बट यूनाइटेड नेशन ओवरऑल जो जनरल असेंबली है तो उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा, अभी मेजॉरिटी वोट नहीं मिल रहा, पर यूनेस्को ने और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकॉग्नाइज करा हुआ है इनको। साथ में 2 स्टेट्स एसोसिएटेड विद न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड एंड न्यू, पर 4 ऐसी यूएन की मेंबर स्टेट्स हैं, 4 यूएन मेंबर स्टेट्स, दैट इज नौरू, सोमालिया, तुवालू एंड लिक्टेनस्टीन। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन 4 यूएन मेंबर स्टेट्स ने इस कन्वेंशन को अभी तक रेटिफाई नहीं करा हुआ। सो ये इस वजह से मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि इफ अ स्टेटमेंट कम्स इन द एमसीक्यू कि वेदर इट हैज बीन यूनिवर्सली रेटिफाइड, वेदर इट हैज बीन रेटिफाइड बाय ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, तो इस कंटेक्स्ट में ये कन्वेंशन आपकी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप बता सकते हैं कि नो, द करेक्ट आंसर इज कि यूनिवर्सल रेटिफिकेशन नहीं है, बट ऑलमोस्ट यूनिवर्सल रेटिफाइड है। तो ये आपका है। फिर हम इसके नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपकी ये काफ़ी इसमें इंडियन एक्सप्रेस पे भी आर्टिकल्स आए हैं कि क्या नॉमिनेशन प्रोसेस रहा है, कौन सी एडवाइजरी बॉडीज होती है, कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है, टेंटेटिव लिस्ट होती है, नॉमिनेशन फाइल होती है। तो ये आपका 4 या 5 स्टेप प्रोसेस होता है। तो जो आपका शुरू होता है, फर्स्ट इज टेंटेटिव लिस्ट, सेकंड इज नॉमिनेशन फाइल, थर्ड इज द स्टेप ऑफ एडवाइजरी बॉडीज एंड फोर्थ आपका वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में। तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं, और कौन सी एडवाइजरी बॉडीज हैं ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि वो साइट्स के बारे में ना पूछें क्वेश्चन, बट दे कैन आस्क अ क्वेश्चन दैट विच आर द एडवाइजरी बॉडीज, किनकी रिकमेंडेशन पे आपका वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिसाइड करती है। तो अभी हम टेंटेटिव लिस्ट के बारे में बात कर लेती है। तो टेंटेटिव लिस्ट कुछ नहीं होती, ये एक ऐसी लिस्ट होती है जो कंट्रीज को अपने लेवल पे, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक टेंटेटिव लिस्ट बना के रखती है। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स जो फ्यूचर में दे विल कंसिडर, दे विल, मतलब इंडिया चाहेगी कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिले। तो ये एक टेंटेटिव लिस्ट बना के रखती है। जो आपकी जो रमप्पा टेम्पल है, धोलावीरा साइट है, ये 2014-2015 से आपकी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर थी, मतलब अराउंड उस टाइम के से वहां पे आपकी टेंटेटिव लिस्ट थी। तो यहां से शुरू होता है, और ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है आपको, दैट अ साइट कैन बी प्रपोज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन ओनली बाय द कंट्री इन विच द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो यानी कि अगर जैसे ताजमहल को जब इंक्लूड करा था, या फिर धोलावीरा के अगर हम बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं है कि बाहर की कोई कंट्री नॉमिनेट करेगी कि इस साइट को इंक्लूड करना चाहिए। तो जिस कंट्री में वो प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, वो साइट इंक्लूडेड है, नेचुरल कल्चरल कोई भी हो, चाहे उसको दुनिया कितना भी प्यार करती हो, पर जब तक कंट्री आपका नॉमिनेट नहीं करेगी तब तक उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर तो ये आपका टेंटेटिव लिस्ट हो गया। फिर आता है नॉमिनेशन फाइल। आफ्टर इंक्लूडिंग इन द टेंटेटिव लिस्ट, द कंट्री कैन प्लेस साइट सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट इनटू अ नॉमिनेशन फाइल, एंड दिस फाइल इज सबमिटेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो आपकी है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी या वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर कहते हैं। तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को रिव्यू के लिए देते हैं, एंड दैट चेक्स इट कि जो भी सारे क्राइटेरिया हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में अगर इनको इंक्लूड करा गया है, तो वर्ल्ड हेरिटेज जो आपका सेंटर है ये चेक करता है कि वेदर सारे जो डॉक्यूमेंट्स, उनको जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी क्राइटेरिया हैं, वेदर दे आर मतलब क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे कोई इशू तो नहीं है। तो ये आपका नॉमिनेशन लेवल पे आता है। फिर आपका ये जो आपका जो भी नॉमिनेटेड फाइल के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी जो साइट्स होती हैं, सो दिस इज इवैल्यूएटेड बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज मैंडेटेड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो ये जो आपकी एडवाइजरी बॉडीज हैं ये आपको इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करती हैं। ये दो बॉडी हैं, ICOMOS, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, एंड सेकेंड इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये दो साइट्स हैं, ये दो एडवाइजरी बॉडीज हैं, ये इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करती हैं आपकी कि जो भी क्राइटेरिया के बारे में, या फिर अपनी रिपोर्ट देती है कि वेदर दिस
साइट शुड बी इंक्लूडेड इन फ्यूचर इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, उसके बारे में। फिर आती है आपके एंड में आता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये फाइनल डिसाइसिव बॉडी है, ये डिसाइड करती है। सो दीज बॉडीज मेक द रिकमेंडेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, ये साल में, इट मीन्स वंस अ ईयर, टू डिटरमाइन वेदर अ साइट शुड बी इंक्लूडेड और नॉट। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिसाइड करती है, जैसे धोलावीरा और रमप्पा टेम्पल के बारे में है, तो पहले भी कुछ सालों से भी प्रोसेस चल रहा था। तो ये भी हो सकता है जब वो उसकी मीटिंग होती है तो या तो वो इंक्लूड करती है, एक्सक्लूड करती है, या फिर अपना डिसीजन डेफर भी कर सकती है। वो ये भी कह सकते हैं कि उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस साइट के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट लाइक 1 और 0 कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ये भी कह सकते हैं कि उन्हें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर जैसे कोरोना वायरस के चक्कर में पिछली बार डिले हो गया था तो उन्होंने कहा था हम आने वाले 1-2 सालों में करेंगे। तो ये होता है। और इस कमेटी के बारे में बात करें, सो इट कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज दैट आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ स्टेट्स फॉर अ 4-year टर्म। तो ये जो इसमें 2 चीजें ध्यान करने वाली बात है, पहली बात तो ये जो इनकी टेन्योर होता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका 4 साल का टेन्योर होता है और 21 मेंबर्स होते हैं उसके। तो यूनेस्को की जो बॉडी है ये नॉमिनेट करते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, साल में एक बार मिलती है। इसके जो मेंबर होते हैं वो 21 होते हैं, 21 स्टेट पार्टीज आर इट्स मेंबर एंड देयर टेन्योर इज 4-year टेन्योर इन मेंबर्स का। तो ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में हो गया। फिर मैंने बात करी थी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया वैसे आपके थोड़े वेग हैं तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके 10 सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं और इन 10 सिलेक्शन क्राइटेरियाज में से अगर एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो साइट इंक्लूड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उनको 10 के 10 या फिर मिनिमम कुछ क्राइटेरिया उनको मीट करने चाहिए, एक भी क्राइटेरिया अगर मीट कर ले तो वो फिर सेटिस्फाई कर जाएगा। वैसे लेकिन जनरल नॉलेज के लिए अगर कौन कौन से क्राइटेरिया किस टाइप के हैं, सो सम ऑफ द क्राइटेरियाज आर लाइक इट रिप्रेजेंट्स अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, और इट नीड्स टू बी आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट। तो धोलावीरा इस क्राइटेरिया को आपको सेटिस्फाई कराता। या फिर आपका कोई कल्चरल ट्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आपकी मतलब एक्सचेंज हो रही है ह्यूमंस पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं। इन क्राइटेरिया को याद करने का इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर ये ध्यान करने वाली बात है कि 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया है और इसमें से अगर एक भी क्राइटेरिया मीट कर लिया देन इट विल बी इंक्लूडेड। और एक और चीज ध्यान करने वाली बात है, यहां पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि कल्चरल एज वेल एज नेचुरल साइट्स, 2 साइट्स इंक्लूडेड है। तो पहले 2004 से पहले क्या होता था कि दीज हेरिटेज साइट्स वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 6 कल्चरल क्राइटेरिया एंड 4 नेचुरल क्राइटेरिया। तो 2 अलग अलग लिस्ट मेंटेन करते थे, तो जिसमें 6 नेचुरल कल्चरल क्राइटेरिया होते थे और 4 नेचुरल क्राइटेरिया। ये इस तरीके से क्राइटेरिया होते थे, 2 अलग लिस्ट बनाते थे, पर वो उसको नई गाइडलाइंस अडॉप्ट करी गई 2004 में, जिसके बाद ओनली 1 सेट ऑफ 10 क्राइटेरिया एग्जिस्ट। तो यानी कि अब एक लिस्ट है जिसमें 10 क्राइटेरिया हैं, तो उन्हीं को मीट करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई डिवीजन नहीं है कल्चरल और नेचुरल के बीच में कि 6 कल्चरल हैं 4 नेचुरल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 10 एक लिस्ट है जिसमें 10 क्राइटेरिया लिस्टेड है। तो ये आपके क्राइटेरिया की बात हो गई। तो ये क्राइटेरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एंड में, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि जो 21 मेंबर की कमेटी होती है वो इन क्राइटेरियाज को देखती है और उसके बाद देखती है कि अगर क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो ये डिसाइड अनाउंस कर देती है कि आपकी पर्टिकुलर साइट यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसमें अगर कोई साइट आ जाती है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या इसमें फंड्स मिलते हैं, नहीं मिलते। पहली बात तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है। अब पता चला है कि भाई ये जो आपकी साइट है इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, जैसे रमप्पा टेम्पल हो गया। अब नॉर्थ इंडिया में शायद लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा कि तेलंगाना में इंक्लूडेड है, पर अब मैं तेलंगाना जाऊँगा तो चांसेस हैं कि मैं उस साइट को विजिट करूँगा। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है वहाँ पे। फिर ये भी ध्यान आता है लोकल्स के बीच में भी कि ऐसा नहीं है कि उसकी वॉल पे कुछ भी ऐसे दिल बना दो या फिर कुछ भी लिख दो। तो ये ध्यान रखा जाएगा कि इस साइट को मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा एक्शन लेगी क्योंकि ये अब आपके अटेंशन में आ गया कि भाई इस साइट को ध्यान रखना है। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अटेंशन पे आ गया, तो लोकल अथॉरिटीज़ ध्यान देंगी, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे वो भी ध्यान देंगे। साइट को इंक्लूड करने से टूरिज्म बढ़ेगा, तो उसमें रेवेन्यू आता है, ये भी आपके बेनिफिट है। और साथ में इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो वर्ल्ड हेरिटेज फंड है तो उससे वहां से फंड्स ले सकते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज ले सकते हैं कि भाई इसको कंजर्व करने के लिए। तो इट कैन, इट्स नॉट लाइक इट्स
कि ऑटोमेटिक है कि फंड्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जैसे अब ताजमहल को करा हुआ है, उसके लिए फंडिंग की ज़्यादा शॉर्टेज नहीं होती। दिल्ली में काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उनको फंड्स की कोई शॉर्टेज ज़्यादा होती नहीं है। सेंट्रल लेवल हो गया, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, यूटीज़ हो गई, तो वो प्रोवाइड करती है। बट स्टिल अगर लगता है कि फंड्स की शॉर्टेज है तो वर्ल्ड हेरिटेज फंड से वो फंड्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपका पॉइंट हो गया कि दीज आर द लिस्टिंग बेनिफिट्स। अगेन द पॉइंट इज दैट इट्स नॉट मैंडेटरी कि इसको इंक्लूड करना ही करना है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। और फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज फंड के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी मेंशन करा था। तो ये एस्टैब्लिश करा गया था 1977 पे। कुछ जगह पे गलत लिखा हुआ था कि 1972 पे, पर इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है इट वाज एस्टैब्लिश इन 1917 अंडर आर्टिकल 15 ऑफ दिस कन्वेंशन एंड इट रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। तो कुछ जो भी इसके स्टेट पार्टीज है कन्वेंशन के, तो इट्स कंपल्सरी ऑन देयर पार्ट दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द फंड एज वेल एज फ्रॉम द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल असिस्टेंस हो गई आपकी मॉन्यूमेंट्स को, या फिर आपकी कोई नेचुरल साइट है उसको कंजर्व करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करे जाएंगे। और साथ में एडवाइजरी बोर्ड है, तो एडवाइजरी बॉडीज हैं आपकी, उसको भी ये काम करने के लिए उनको भी जो रनिंग रेवेन्यू चाहिए होता है टू, जो आपके एडवाइजरी बॉडीज मैंने आपको बताया था, इकोमॉस हो गया, फिर आपका IUCN हो गया, तो उनको भी ये फंड प्रोवाइड करता है। फिर एक और इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं, इसके साथ एसोसिएटेड है वर्ल्ड हेरिटेज इन यंग हैंड्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये है कि यंग लोगों को मोटिवेट करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था कि आप लोग भी उसकी कंजर्वेशन में आइए। सो दिस वाज लॉन्च इन 1994 बाय द यूनेस्को एसोसिएटेड स्कूल्स प्रोजेक्ट नेटवर्क, एस्पनेट, यूनेस्को एसोसिएटेड स्कूल प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो ये पूछ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसका है, तो ये यूनेस्को है का है, और इसने 1994 में लॉन्च करा था। एंड दिस वाज लॉन्च अलॉन्ग विद द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। तो इसके साथ इन्होंने लॉन्च करा था। तो इसमें यही है कि यंग जो लोग हैं या फिर स्कूल के जो बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, तो उनको इन्वॉल्व करने के लिए, कि अवेयरनेस फैलाने के लिए उनको टूल किट्स प्रोवाइड करी जाती है। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस ये है कि 1994 में लॉन्च करा गया था, और जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज फंड है वो आपका 1977 में आपका लॉन्च करा गया था। और साथ में मैंने आपको बताया था कि 2 एडवाइजरी बॉडीज के बारे में बताया था। IUCN है, तो वो तो रेड लिस्ट के कंटेक्स्ट में भी काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो वो हम सेपरेटली कवर करेंगे जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चलाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं ICOMOS के बारे में। इसके बारे में भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। सो इट्स फुल नेम इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। सो इट्स objective or its task is to offer advice to the UNESCO on world heritage sites. ये इसका ऑब्जेक्टिव है। It is headquartered in France and it was founded in 1965 in Warsaw. तो वॉर्सो में ये फाउंड करा गया था, बट उसका फिर हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है फ्रांस में। और ये जो वेनिस चार्टर है आपका 1964 में अडॉप्ट करा गया था। तो वेनिस चार्टर आपका 1964 में अडॉप्ट करा गया था। देन इट वाज फाउंडेड इन वॉर्सो इन 1965। लेटर ऑन इट्स हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू अ प्लेस बाय द कैरेंटन ले पोंत इन फ्रांस। तो पेरिस में नहीं, बट फ्रांस में ये जो जगह है आपकी, यहाँ पे कर दिया गया है, क्योंकि फ्रांस को वैसे कल्चरल कैपिटल माना जाता है, सॉरी कल्चरल कैपिटल माना जाता है वर्ल्ड की। तो इस वजह से यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है। और साथ में एक और साइट्स के बारे में, अभी तो हम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, पर उसकी भी एक सब लिस्ट है, और वो है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। एज आई सेड दैट वी विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच। तो इसके बारे में भी हम ध्यान देख लेते हैं। तो ये कौन सी लिस्ट है? लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। ये उन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है जो काफी ज्यादा डेंजर में है। एंड ये हो सकता है कि वॉर हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, पॉल्यूशन, या फिर कोई भी नेचुरल या फिर मैन मेड आपकी कैलेमिटी हो गई, आपका अर्थक्वेक आ गया, उसके चक्कर में कुछ मॉन्यूमेंट आपकी डेंजर में आ गई है, तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो साइट है, मतलब उसमें इंक्लूड होने के बाद भी उसको कुछ और डेंजर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे उसके लिए मेंटेन करिए लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, ताकि उस पर स्पेशल अटेंशन दी जाए। अगर इंडिया में बात करें तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी जो आपका है, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को पास्ट में भी इंक्लूड करा गया था, बट इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, इन पे और ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करी गई थी, और ज्यादा फोकस दिया गया था, एंड नाउ दीज 2 साइट्स हैव बीन रिमूव्ड। तो ये लिस्ट भी आपकी एक और है, तो इसके बारे में आई एम प्रीटी श्योर बहुत कम जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट एट AQ Bias विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमने कवर कर लिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो लिस्ट है, उसका एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है अभी। लेकिन इसमें और भी डायमेंशंस है कि इंडियन कौन सी साइट्स हैं, वो मैं अपने दूसरे लेक्चर में कवर करूंगा। उसके बाद मैं रमप्पा टेम्पल और जो आपका जो धौलावीरा का है उसको भी डिस्कस करूंगा।
So I hope you liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. And before ending the lecture, I want to make an important announcement that we are launching our fresh foundation batch for journal studies, essay as well as CSAT in the month of August. तो उस पे आप ध्यान रखिएगा. Under this, 800 hours of classes will be provided to you, covering prelims as well as mains. तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका दिया जाएगा, जिसमें से 80 घंटे करंट अफेयर्स के होंगे, यानी कि 10% आपका जो टाइम है वो करंट अफेयर्स के लिए होगा. साथ में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. And we are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. So friends, subscribe to the AQ Bias channel on these platforms. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.